गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ठीक है, चलो, वी मेट यस्टरडे नाइट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन। वंस अगेन वी आर बैक टू अवर केमिकल बॉन्डिंग सेशन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस करने जा रहे हैं और कल तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट थियरी ऑलरेडी कंप्लीट की है, दैट वाज बैक बॉन्डिंग। आप अगर देखें तो बैक बॉन्डिंग में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है और ये पाई बॉन्ड भी नॉर्मल वाला नहीं है। ये पाई बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट वाला होता है, तो जिसे हम पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो डे बिफोर यस्टरडे, माने कल के प्रीवियस क्लास में, ऑफ कोर्स डे बिफोर यस्टरडे नहीं था वो एक्चुअली, तो उस क्लास में, सैटरडे के क्लास में हमने एक्चुअली डिस्कस किया था बैक बॉन्डिंग, और कल के क्लास में हमने डिस्कस किया बैक बॉन्डिंग एंड द एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो वो आप लोगों ने ठीक से रिवाइज कर लिया होगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले एज पर अवर रिचुअल्स हम 10 सेकंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम और आप एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहां से जो कुछ भी डिलीवर होगा वो आपके दिमाग में बिल्कुल उतर जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड स्कोर बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस केमिकल बॉन्डिंग एंड स्पेशली टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पर फिर से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और उसका टाइटल है, उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। आप समझ सकते हैं रेजोनेंस नाम कितना इंटरेस्टिंग, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके नाम ऊपर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट भी कोचिंग इंडस्ट्री की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो रेजोनेंस बहुत सारी जगह पर बहुत सारे मॉलिक्यूल एज वेल एज आयंस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। Okay, can we start? Let me know in the chat box. चलिए, तो ये रेजोनेंस होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमने पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड डिस्कस किया था। पाई बॉन्ड बनता कैसे है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू sideways overlap of unhybridized especially p होती है, unhybridized p लेकिन parallel orbitals, pi bond is formed। ठीक है स्टूडेंट, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको फिर से एक बार ये इथीन वाला केस यहाँ पर बना करके दिखा सकता हूँ। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको पता होगा कि उसके बाद भी इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल बच जाती है। ये है 2pz और ये है द अदर कार्बन की 2pz, और इनके बीच में स्पेस या तो लेटरल ओवरलैप हो जाए, साइडवेज ओवरलैप हो जाए, तो उनके बीच में क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? उनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या यहां तक सारी बात आप लोगों को क्लियर है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक मॉलिक्यूल है जिसको हम ओजोन कहते हैं, आपको पता है।
तो ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है। ऑफ कोर्स ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मान लो कि ओजोन का स्ट्रक्चर है ए, लेकिन इमीडिएटली ही कोई मुझे आर्ग्यू कर सकता है कि सर आपने यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाया है और माने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया है और यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना ले और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना ले और यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर लोन पेयर तो दिखा नहीं है। तो ये कुछ इश्यू है स्टूडेंट्स? ओके, कोई इसको अगर मैं स्ट्रक्चर ए कहूं तो कोई स्टूडेंट्स मुझे बता सकता है कि भाई स्ट्रक्चर बी भी पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रक्चर ए पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर बी में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ओजोन के आप देखने जाओ तो दो लेवल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन हमेशा ये बताती है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड हो, जो जनरली O2 में पाया जाता है, आपको पता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जब भी डबल बॉन्ड हो तो वहां पर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है जनरली 120 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड हो, जो जनरली पैरोक्साइड में पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 148 पिकोमीटर होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? 148 पिकोमीटर होती है। अब ये पाया गया कि ऑक्सीजन, माने यहां पर मैं लिखता हूं, आप देखो ध्यान से कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? 120 पिकोमीटर और इसकी क्या होनी चाहिए? 148 पिकोमीटर। आप समझ सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर। देखो 120 पिकोमीटर एंड 148 पिकोमीटर। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया? एक्सपेरिमेंटली none of these bond lengths are found in ओजोन। ओजोन में ये बॉन्ड लेंथ भी नहीं पाई जाती है और ये बॉन्ड लेंथ भी नहीं पाई जाती है। बोसॉन में 120 पिकोमीटर भी नहीं पाई जाती है और 148 पिकोमीटर भी नहीं पाई जाती है। ओजोन में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, माने क्या कि ये दो और ये दो, दोनों के केस में O और O के बीच का डिस्टेंस एज वेल एज ये O और O के बीच का डिस्टेंस, माने में कोई भी बॉन्ड लेंथ चेक करो, ये बॉन्ड लेंथ या तो ये बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी व्हाट, यू नो, बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी समथिंग 128 पिकोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो भी 128 आएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो भी 128 ही आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो 128 आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो भी 128 पिकोमीटर ही आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि ओजोन के हमने जो दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं बोर्ड पर, वो दो में से एक भी स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ए और बी, अगर दो में से कोई एक भी करेक्ट होता, दो में से अगर कोई एक भी करेक्ट होता, ऑफ कोर्स दोनों एक्सेक्ट तो सेम ही है, तो एक बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर आनी चाहिए थी और एक बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर आनी चाहिए थी। लेकिन प्रैक्टिकली जब ओजोन की
बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है तो कोई भी ऑक्सीजन एटम या तो लेफ्ट हैंड साइड मेजर करो या राइट हैंड साइड वाला मेजर करो, वो 120 या 148 आता ही नहीं है। वो आता क्या है, वो आता है 128 पिकोमीटर। 120 भी नहीं आता है और 148 भी नहीं आता है। उसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल्स को भी इस तरह से स्टडी किया गया, जिसमें सबसे प्राइम और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस था वो था बेंजीन। तो अब हम बेंजीन पर काम करेंगे स्टूडेंट। तो बेंजीन में क्या है, तो बेंजीन में भी आप देख सकते हैं कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर रखा है। तो जैसे ही अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं सर, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, तो इसका स्ट्रक्चर ए भी पॉसिबल है, इसका स्ट्रक्चर बी भी पॉसिबल है। देखो क्यों, क्योंकि ए में क्या है और बी में क्या है, ए और बी दोनों में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 पाई बॉन्ड है और तीनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट फैशन पर जुड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है, अगर इसका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। अब इसके अंदर एनालिसिस किया गया तो ये हुआ कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। आप बैक जाकर के चेक कर सकते हैं। और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उसमें बॉन्ड लेंथ होती है 133 पिकोमीटर। तो आप यहां पर एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि अगर बेंजीन ने ये 3 जगह पर जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 133। अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 133, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 154। जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 154। लेकिन बेंजीन का जब एक्सरे स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया गया तो पता ये चला कि बेंजीन में नन ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ इज फाउंड। बेंजीन में कोई भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ अगर आप मेजर करो, कोई भी एनी, इट विल नॉट कम 133, इट विल नॉट कम 154, बट सरप्राइजिंगली ऑल द वैल्यूज बॉन्ड लेंथ की, ऑल वैल्यूज बॉन्ड लेंथ is found to be what, you know, bond length is found to be 139 picometer. Any moment अगर आप कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे तो वो बॉन्ड लेंथ कौन सी पाई जाती है, वो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है 139 पिकोमीटर। वो इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये ए भी नहीं है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बी भी नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का कोई बिल्कुल नया सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली तो हमने बना लिया लेवी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन सबका यूज करके हमने ये बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि अगर ए या बी दोनों में से कोई एक, या तो दोनों ही एक्सेप्ट करके चले तो भी 3 जगह पर बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर जहां डबल बॉन्ड है, 3 जगह पर बॉन्ड लेंथ 154 जहां पर सिंगल बॉन्ड है आनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकली बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, 139 पिकोमीटर आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 139 पिकोमीटर आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन के ये दो में से कोई भी एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसके पीछे कुछ थियरी इंट्रोड्यूस की गई, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ थियरी इंट्रोड्यूस की गई, और ये जो थियरी है वो सबसे सक्सेसफुली सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो साइंटिस्ट थे कैक्युले। ऑगस्ट होफमान कैक्युले नाम के साइंटिस्ट ने उसकी थोड़ी प्रिमिटिव एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, तो उस प्रिमिटिव एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम काम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि बेंजीन के ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के अंदर रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन करते रहते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन ए एंड बी, ए इज नॉट स्टेबल, नीदर बी, ए एंड बी are continuously converting into each other and that too very fast. A है वो A में से immediately B बन जाता है, और B है वो B में से immediately A बन जाता है।
तो A एंड B आर रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन करते रहते हैं, एंड ड्यू टू दैट रीजन जहां पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इमीडिएटली नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इमीडिएटली डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो यहां पर आप देख सकते हैं। मान लो कि स्ट्रक्चर ए है आपका रेफरेंस स्ट्रक्चर, ए में से बी में कन्वर्जन हो जाए तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। चेक करो, ए और बी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन करेंगे, ताकि ए और बी में, बी और ए में इंटरकन्वर्जन हो तो जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है नेक्स्ट मोमेंट पर वहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर डबल बॉन्ड है वेरी नेक्स्ट मोमेंट वहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों का? तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इमीडिएटली डबल बॉन्ड बन जाता है और डबल बॉन्ड इमीडिएटली सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो जब भी यू मेक एन अटेम्प्ट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन एटम्स, आप 133 पिकोमीटर, मान लो कि वहां पर डबल बॉन्ड है, तो आप कितना मेजर कर पाओगे, 133 पिकोमीटर मेजर कर पाओगे, लेकिन आप वहां पर डबल बॉन्ड मेजर करो उससे पहले ही उसका कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। तो 133 पिकोमीटर immediately becomes what, 154 पिकोमीटर। लेकिन before you measure that 154 पिकोमीटर, what happens, you know that this single bond converts back into a double bond। तो होगा क्या कि 154 पिकोमीटर मेजर कर सको उससे पहले वो फिर से 133 बन जाता है, और इससे बिल्कुल उल्टा कि आप 133 मेजर करो उससे पहले वो क्या बन जाता है, 154 बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मान लो कि आप एक टेबल पर बैठे हैं, उस टेबल की जो विड्थ है वो 6 फीट की है, और एक दूसरा टेबल है जिसकी विड्थ या तो लेंथ व्हाटएवर वो 7 फीट की है। अब देखो ये जो एक टेबल है इमेजिनरी टेबल है, आप सोचे वो 6 फीट और 7 फीट में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक मेजरिंग टेप है, उसका एक जीरो वाला एंड एक जगह पर लगाओगे, फिक्स कर दो, और दूसरा एंड से आप क्या करो, दूसरे एंड से उसको मेजर करना चालू करो। आप क्या करोगे, आप 6 फीट तक पहुंचोगे ना, उससे पहले वो 7 फीट का हो जाएगा। तो आपका आप मेजर करते हुए क्या पहुंचोगे, 7 फीट तक आगे बढ़ोगे। लेकिन जैसे ही आप 7 फीट की तरफ आगे बढ़ोगे, 7 फीट तक पहुंचने से पहले ही वो 6 फीट बन जाएगा। तो क्या होगा, 7 फीट पर पहुंचने से पहले वो 6 फीट बन जाएगा, तो आप थोड़ा अंदर आओगे 6 फीट तक। लेकिन जैसे ही आप 6 फीट तक पहुंचोगे वो फिर से 7 फीट का हो जाएगा, तो आप फिर ऊपर चले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप 7 फीट तक पहुंचोगे वो क्या हो जाएगा, 6 फीट का हो जाएगा। तो आपका हाथ इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर 6 फीट से ऊपर चलेगा और 7 फीट से नीचे रहेगा। और इन शॉर्ट ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती रहती है कि आप हमेशा जो कुछ भी मेजरमेंट कर पाओगे, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर देन 6 फीट एंड लेस देन 7 फीट। वही चीज यहां हो रही है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वही चीज यहां पर हो रही है कि वो 6 फीट से ज्यादा और 7 फीट से कम, माने यहां जहां डबल बॉन्ड है वहां आप 133 pm मेजर करो, उससे पहले वो 154 pm हो जाता है। लेकिन 154 pm मेजर कर सको उससे पहले वो 133 pm हो जाता है। एंड ड्यू टू दैट रीजन हमें कुछ इन बिटवीन वैल्यू प्रैक्टिकली मेजर करने को मिलती है। तो होता ये है स्टूडेंट्स यहां पर कि आपके पास दो स्ट्रक्चर है बेंजीन के। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर ए मान लो, और बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर बी। तो A इंटू बी एंड B इंटू ए क्या होता रहता है, रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन होता रहता है। एंड ड्यू टू दैट रीजन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नीदर A नॉर B, बल्कि वो क्या हो जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा जिसमें ये तीनों पाई बॉन्ड को हम सर्कल से दिखाते हैं। एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दैट इज स्ट्रक्चर C।
सेम इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एंड दीज are in rapid and continuous interconversion, and due to that reason structure of ozone should be accepted like this. चेक करो, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है। So this is structure A, this is structure B and this is structure C. तो ओजोन का भी स्ट्रक्चर A या B एक्सेप्टेबल नहीं है, ओजोन का भी स्ट्रक्चर C एक्सेप्टेबल है, यही उसका रियल स्ट्रक्चर है। और ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो क्या है? ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया है वो है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड क्या है? ये पाई बॉन्ड ये दो ऑक्सीजन के बीच में भी है और ये दो ऑक्सीजन के बीच में भी होता है, माने अ पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर देखें तो 3 पाई बॉन्ड्स है, तो ये 3 पाई बॉन्ड्स ये दो कार्बन के बीच में है, तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और ये इतने रैपिडली अंदर घूम रहा है कि ये जो सर्कल दिखाया है एक्चुअली ये सर्कल डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। चलो, तो दैट कैन बी लाइक दिस। आप डायरेक्ट बोल्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहां मैंने डॉटेड दिखा है, तो यहां पर भी ये डॉटेड सर्कल क्या है? ये डॉटेड सर्कल और कुछ नहीं है, 3 पाई बॉन्ड्स जो है उनका डीलोकलाइजेशन है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा? यहां पर इसका मतलब ये होता है कि ये दो ऑक्सीजन के बीच में ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? ये दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, जबकि ये क्या दिखाता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है। ये दो ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकते हैं, ये दो ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकते हैं और डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। इसमें देखो यहां पर पाई बॉन्ड्स जो है वो पाई बॉन्ड्स फिक्स पोजीशन पर है, इस स्ट्रक्चर में भी पाई बॉन्ड्स जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पर है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड्स फिक्स पोजीशन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल से सिंगल और सिंगल से डबल से डबल से सिंगल से सिंगल से डबल से ऐसे इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे, तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है वो इमीडिएटली क्या आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं इसे दिखा सकता हूं कि ये यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे, तो ये बनेगा। चेक करो, और ये अगर यहां आ जाए, ये यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, तो ये बनेगा। तो ये जो A एंड B है, A एंड B है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स? इसमें क्या है? पाई बॉन्ड्स लोकलाइज्ड है। ये क्या है? पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, जबकि इनमें क्या है? इनमें पाई बॉन्ड्स जो है पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड होना, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज्ड होना ही क्या होता है? वो रेजोनेंस होता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, ये दो स्ट्रक्चर्स का रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेजोनेंस कहेंगे। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय साइंटिस्ट कैलकुलेट। ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स बना लिए होंगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलो, रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑल possible Lewis structures of a compound, of course ion भी हो सकता है, compound और ion, और species लिख दे तो भी चलेगा, is called resonance।
अब यहां पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया रैपिड और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस। वो रैपिड भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। रैपिड का इंटरप्रिटेशन मैं करता हूं। मान लो कि ए और बी बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स है ए एंड बी। ए और बी एक दूसरे के अंदर कंटिन्यूअस लाइफ टाइम कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये इंटर कन्वर्जन की स्पीड बहुत ही स्लो है। मान लो कि ए बी ए बी, अब देखो इस स्पीड से वो एक दूसरे के अंदर लाइफ टाइम इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे ना, तो आप जब भी बेंजीन का एक्सरे स्पेक्ट्रम निकालोगे तो दो बॉन्ड लेंथ आपको 133 और दो बॉन्ड लेंथ आपको तीन बॉन्ड लेंथ आपको 133 और तीन बॉन्ड लेंथ आपको 154 मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना स्लो इंटर कन्वर्जन होगा स्टूडेंट, तो डेफिनेटली किसी मोमेंट पर आपको 133 और 154 मेजर करने के लिए टाइम स्पेस मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ये इंटर कन्वर्जन क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, ताकि आप ए या बी या बी या ए में जब भी कोई बॉन्ड लेंथ मेजर करो तो 133 मेजर होने से पहले ही वो 154 बन जाए, और 154 मेजर होने से पहले ही वो 133 बन जाए, then you will end up in measuring the bond length between 133 to 154 and that will be 139. Getting my point? तो यहां पर प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए फास्ट, तो ये क्या होनी चाहिए, रैपिड। अब आते हैं द अदर वर्ड पर, और द अदर वर्ड क्या है, एंड द अदर वर्ड इज कंटिन्यूअस। तो रैपिड के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। मान लो कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स है ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में बहुत ही रैपिड इंटर कन्वर्जन है, लाइक ए बी 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 ए बी
अब मैसेज समझो। अब ये जो मैंने आपको आपके सामने पूरा ड्रामा करके दिखाया उसका मैसेज समझो। मैंने क्या किया कि ए और बी जो स्ट्रक्चर्स है उनके बीच में रैपिड इंटर कन्वर्जन है। वो इतना रैपिड इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं कि रैपिड इंटर कन्वर्जन करते करते थोड़े थोड़े टाइम में थक गए, तो क्या कर लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर से ए बी चालू कर दिया, फिर से थक गए, फिर से ब्रेक ले लिया। अब सुनना ध्यान से, जब वो ए बी कर रहे हैं ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो हमेशा आपको 139 मिलेगी, लेकिन जब वो रेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी बंदे ने अटेम्प्ट किया तो 3 बॉन्ड लेंथ 133 की और 3 बॉन्ड लेंथ 154 की मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी करते अगर उसने ब्रेक लिया, रेस्ट किया, तो इट विल बी रेस्टिंग ईदर इन ए और बी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर ले तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 133 या 3 और 3 154 डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन सुनना ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली बेंजीन की बॉन्ड लेंथ किसी भी मोमेंट पर मेजर करो 139 ही आती है। ओजोन में एक ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किसी भी मोमेंट पर मेजर करो वो 120 148 नहीं आती है, वो 128 ही आती है। अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ रैपिड होना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस होना भी कंपलसरी है।
अब मैंने आपको यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हैं, दोनों वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए कि वो रैपिड भी होना चाहिए और वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो रैपिड एंड कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो, सॉरी दो, हमने तो दो लिए ओजोन के, कोई स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसके एक से दो से ज्यादा भी लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दिखाऊं, वो देखते ही आप समझ जाओगे। जैसे कि एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का, तो C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। आप सोचोगे कि सर ये डबल बॉन्ड आपने यहां पर लिखा है, तो क्या ये डबल बॉन्ड यहां पर पॉसिबल है? तो क्यों नहीं पॉसिबल है? वो यहां पर भी पॉसिबल है, और अगर वो यहां पर पॉसिबल है तो डेफिनेटली वो यहां पर भी पॉसिबल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोनेट आयन के 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, A, B एंड C। लेकिन एक बात समझ लेना कि ये तीनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है। यहां पर इस स्ट्रक्चर ए में ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, बी में यहां पर लोकलाइज्ड है और सी में यहां पर लोकलाइज्ड है। लेकिन कार्बोनेट आयन के अंदर भी पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं रहता है। एक्चुअल में ये 3 स्ट्रक्चर्स भी क्या करते रहते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स भी अंदर अंदर इंटर कन्वर्जन करते रहते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ध्यान से देखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 जगह पर सिग्मा बॉन्ड फिक्स है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये 2 कार्बन ऑक्सीजन से यहां पर आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, एंड रैपिड इंटर कन्वर्जन करता रहेगा। तो ये पाई बॉन्ड को आप ऐसे दिखाएंगे और ऑल टुगेदर चार्ज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्लियर है? तो मैं क्या समझा रहा हूं, ऑल, ऐसा ना मान ले कि भाई 2 के बीच में इंटर कन्वर्जन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस या आयन के अंदर आपको 5-7 ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल जाए, तो सबके बीच में जो रैपिड और कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन मानेंगे, उस रैपिड और कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस में रेजोनेंस हो रहा है, उस सब्सटेंस में एक एक्स्ट्रा फिनोमिना हो रही है जो बाकी सब्सटेंस में नहीं होगी। जो सब्सटेंस में रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें रैपिड और कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन हो रहा है, सम एक्स्ट्रा फिनोमिना हो रही है, और वो एक्स्ट्रा फिनोमिना हो रही है, कुछ वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी। And that energy associated is called what? Is called its resonance energy. उसे हम क्या कहेंगे? It is called its resonance energy. Resonance phenomena के साथ associated energy को हम क्या कहेंगे? Resonance energy कहेंगे। तो समझना कि resonance energy के कारण क्या होगा पता है? Resonance phenomena के कारण कुछ एनर्जी सब्सटेंस की कंज्यूम हो जा रही है। रेजोनेंस फिनोमिना के कारण सब्सटेंस की एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ करता रहता है, और कुछ करता रहता है तो कुछ फिनोमिना हो रही है, कुछ वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वो सब्सटेंस जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, उस सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। तो जिन जिन सब्सटेंस में रेजोनेंस हो रहा है, स्टूडेंट ये समझ लेना कि उसमें रेजोनेंस की वजह से कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, एंड ड्यू टू दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस एंड हेंस इट्स स्टेबिलिटी विल बी मोर। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा, ये नेक्स्ट सेंटेंस भी अपने आप से समझने की कोशिश करो, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो केमिकल प्रोसेस में
इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत उछल कूद करता रहता है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। जिसके पास एनर्जी कम होती है, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में बहुत क्लियर कट बिठा लेनी है कि जिन जिन सब्सटेंस में रेजोनेंस होगा, उसमें ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर लेस होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए ये बात भी नोट कर लेते हैं। Due to resonance, some energy is consumed. The energy associated with resonance is called resonance energy. Due to resonance energy, potential energy of substance decreases, and hence its stability decreases, stability increases, and chemical reactivity decreases. अगर मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं बेंजीन के एग्जांपल से, तो आप देखिए कि ये है इथीन और ये है बेंजीन। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि ये है इथीन, इथीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से करवाओगे तो होता ये है कि इथीन जो है वो इथीन क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा, और ये पाई बॉन्ड टूट जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इथीन के पास एक पाई बॉन्ड है, वो ब्रोमीन के साथ इमीडिएटली रिएक्शन कर लेगा, और उसकी रिएक्शन हो जाने की वजह से ये ब्रोमीन आपको पता है कि रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली इसकी रिएक्शन हो जाने की वजह से जैसे ही आप इथीन की रिएक्शन रेड ब्राउन ब्रोमीन से करवाओगे, रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल डिसअपीयर। क्यों? क्योंकि Br2 अब Br2 रहा ही नहीं है, उसका कन्वर्जन कुछ और कंपाउंड में हो गया है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर आप बेंजीन से करवाएं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है बताओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, इसकी रिएक्शन अगर आप Br2 से करवाएंगे क्या हो जाएगा, Br2 से करवाएंगे तो एक्चुअली यू नीड 3 Br2। देखो क्यों, क्योंकि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसके पास क्या है 3 पाई बॉन्ड है, ये तीनों पाई बॉन्ड को आप तोड़ ले तो क्या होगे, सभी कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और सभी वैलेंसी के ऊपर आप क्या कर लेंगे, ब्रोमीन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जानी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर Br2 ले रहे हैं और यहाँ पर 3 Br2 ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर एक चेंज कर लें,
चेंज क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अगर यहां पर मैं 1 मोल Br2 लूं और उसे कंज्यूम होने में मान लो कि 30 सेकंड लगते हैं, कितने लगते हैं, 30 सेकंड्स लगते हैं। अगर मैं यहां पर भी 1 मोल Br2 लूं तो क्या होगा, 1/3 मोल यहां, 1/3 मोल यहां, 1/3 मोल यहां लगेगा। तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। तो ये 3 पाई बॉन्ड में अगर 1 मोल Br2 को कंज्यूम होना है तो उसको 10 सेकंड ही लगने चाहिए। बताओ, देखो इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, उसको कंज्यूम करने के लिए 1 मोल Br2 कंज्यूम करने में मान लो कि 30 सेकंड्स लगे। तो बेंजीन के पास तो 3 पाई बॉन्ड है। ये 3 पाई बॉन्ड की रिएक्शन अगर आप 1 मोल Br2 से करवाओगे कि जिसका कलर भी क्या है स्टूडेंट्स, रेड ब्राउन कलर है, तो अगर ये रेड ब्राउन कलर 30 सेकंड में डिसअपीयर हो जाता है, तो बेंजीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे 1 मोल Br2 की, जिसमें 1/3 यहां, 1/3 यहां, 1/3 मोल यहां कंज्यूम हो जाएगा, तो 1 मोल Br2 को कंज्यूम कराने के लिए इथीन 30 सेकंड्स में रेड ब्राउन कलर को डिसअपीयर कर देता है। तो बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करवाओगे तो आप समझ सकते हो कि इसको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे उसको डिसअपीयर कराने में। ठीक है, इतनी, क्योंकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स है, चेक करो, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स है। तो इसको अगर 30 सेकंड लगते हैं तो इसको कितनी सेकंड्स लगेंगी, 10 सेकंड ही लगेगी। लेकिन अमेजिंगली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ये किया जाता है कि बेंजीन के रिएक्शन अगर आप रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन से करवाते हो तो रेड ब्राउन कलर 10 सेकंड में रिमूव होना, डिसअपीयर होने की बात तो बहुत दूर है, रिएक्शन ही नहीं होती है। देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। आप समझ रहे हैं? बेंजीन और ब्रोमीन वाटर के बीच में रिएक्शन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो समझते हैं। क्यों पता है कि बेंजीन का आप तो ये स्ट्रक्चर ले ले या तो आप बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ले ले, प्रैक्टिकली ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रेजोनेंस वो तो ये होता है। अब बताओ, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है। पाई बॉन्ड नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड ही नहीं है। और अगर पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं है तो आपने यहाँ पर ये पाई बॉन्ड तोड़ा, फ्री वैलेंसी जनरेट की और फिर ब्रोमीन लगाया ना। इसमें भी क्या किया आपने, पाई बॉन्ड था, लोकलाइज्ड था, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड आपने तोड़ा, उसकी फ्री वैलेंसी बनी और वो फ्री वैलेंसी पर आपने ब्रोमीन लगाया। तो यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पाई बॉन्ड कहां है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सी है। बताओ ये स्ट्रक्चर सी में पाई बॉन्ड कहां है? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स पता है? इसमें पाई बॉन्ड होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोकलाइज्ड नहीं है। और ये लोकलाइज्ड नहीं है ना, इसलिए इसे के इसका तोड़ना और इसके साथ ब्रोमीन का जोड़ना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि थियोरेटिकली तो इथीन की कंपैरिजन में बेंजीन क्या होना चाहिए, थियोरेटिकली इथीन की कंपैरिजन में बेंजीन 3 टाइम्स मोर रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन 3 टाइम्स की तो बात ही दूर है, वो रिएक्टिव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर ये फिनोमिना A to B, B to A इंटरकन्वर्जन की फिनोमिना होने की वजह से दो चीज होती है। एक तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं रहते हैं और दूसरा इंटरकन्वर्जन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा फिनोमिनन हो रही है, उसकी वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो बची हुई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड ड्यू टू दैट रीजन ये जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन एक्चुअली किसके बराबर होनी चाहिए? बेंजीन है उसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, लेकिन उसकी रिएक्शन किसके बराबर होनी चाहिए? अल्कीन के जैसी होनी चाहिए, लेकिन उसकी रिएक्शन अल्कीन के जैसी नहीं है। रेजोनेंस के कारण उसकी रिएक्शन अल्कीन के जैसी नहीं है। अब अगर जो स्टूडेंट्स हमारा ऑर्गेनिक सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको पता हो तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हमने लिखवाया था। वो नोटबुक का वेरी फर्स्ट पेज आप ओपन करो। आई टेक अ ब्रेक ऑफ 10 सेकंड्स। कहीं इधर उधर बुक है तो वो बुक ले आओ, कहीं इधर उधर बुक है तो वो बुक ले आओ
वहां पर हाइड्रोकार्बन का हमने क्लासिफिकेशन किया है। एक साइड पर लिखा है एलिफेटिक, एक साइड पर लिखा है एरोमेटिक। एलिफेटिक में दो पार्ट बनाए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उससे भूल जाए। ऑफ कोर्स उसके नीचे सैचुरेटेड के नीचे अल्केन, अनसैचुरेटेड के नीचे अल्कीन एंड अल्काइन लिखा है। लेकिन राइट हैंड साइड पर आपने एक पार्ट लिखा है, वो है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक के नीचे हमने एक टिपिकल नोट डाल रखी है कि उसके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक अनसैचुरेशन होता है। तो अंदर पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन तो है, लेकिन वो अनसैचुरेशन कुछ टिपिकल टाइप का है। अल्कीन या अल्काइन जैसा नहीं है कि इमीडिएटली पाई बॉन्ड टूट जाएगा और रिएक्टिव मॉलिक्यूल आकर के अंदर घुस जाएगा, ब्रोमीन पूरा अंदर घुस गया। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, उसके पास पाई बॉन्ड है, फिर भी वो प्रोसेस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह इसमें पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, इसमें पाई बॉन्ड्स लोकलाइज्ड नहीं है। पाई बॉन्ड्स लोकलाइज्ड नहीं है। पाई बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से क्या होता है, रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है। और दूसरा, ये डीलोकलाइजेशन होने में इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से उनकी कुछ एनर्जी कंज्यूम्ड रहती है, और ये कंज्यूम्ड रहने की वजह से अवेलेबल जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, मींस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है रेजोनेंस का। आगे बढ़ेंगे। बेंजीन के लिए एक और सपोर्टिव रिएक्शन में यहां डाल रहा हूं, जैसे कि यहां पर है साइक्लोहेक्सीन। ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। उसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करूं तो क्या होगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू गेट व्हाट, साइक्लोहेक्सेन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजनेशन। और याद रखना, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। ये प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और इस प्रोसेस में 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अगर साइक्लोहेक्सीन के बदले मैं यहां साइक्लोहेक्साडाइईन ले लूं, साइक्लोहेक्साडाइईन, तो ये साइक्लोहेक्साडाइईन को 2 मोल हाइड्रोजन लगते हैं। कितने लगते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन लगते हैं यहां पर और यहां पर। तो ये अगर 2 पाई बॉन्ड तोड़े और हाइड्रोजन को ऐड करे तो ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक पाई बॉन्ड टूटने पर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होने पर रिलीज होने वाली एनर्जी 28.6 किलो कैलोरी है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, 28.6 एक पाई बॉन्ड के लिए। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए 28.6 इंटू 2, दैट इज 57.2 किलो कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए। एंड ब्यूटीफुली, लकीली इट इज 57.2 किलो कैलोरी ओनली। उतनी ही है। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन के अंदर क्या है स्टूडेंट, बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है या तो ऐसा है। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स है। तो बेंजीन की रिएक्शन पहले तो ये समझ लो कि ये नॉर्मल कंडीशन पर हो जाती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन पर होती नहीं है। ऑफ कोर्स इनको 40, 50, 60 डिग्री पर गर्म करने पर हो जाती है। बेंजीन की रिएक्शन आसानी से होती नहीं है, लेकिन इसकी रिएक्शन होती है तो भी वो 3 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट कराकर आप उसका कन्वर्जन साइक्लोहेक्सेन में कर सकते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, एक पाई बॉन्ड के लिए 28.6
दो पाई बॉन्ड के लिए 28.6 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 57.2। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स है स्टूडेंट्स? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स है, और बेंजीन में अगर 3 पाई बॉन्ड्स है तो उसकी 28.6 इंटू 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हो बेंजीन का, तो बेंजीन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करोगे, डेफिनेटली वो 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम तो कर लेता है, लेकिन इसकी रिलीज एनर्जी 85.8 किलो कैलोरी नहीं है, वो 49.8 किलो कैलोरी है। वो कितनी एनर्जी रिलीज करना चाहिए? 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करना चाहिए, बल्कि वो रिलीज कितनी करता है? प्रैक्टिकली 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन आइडियली जितनी करनी चाहिए उससे 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम रिलीज करता है। क्या कर रहा है बेंजीन? 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम रिलीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड समवेयर इन बेंजीन। देखो हमें प्रूफ मिल गया। एक पाई बॉन्ड के लिए 28.6, दो पाई बॉन्ड के लिए 28.6 इंटू 2, तो 3 पाई बॉन्ड के लिए कितनी होनी चाहिए? 28.6 इंटू 3, माने बेंजीन कितनी एनर्जी रिलीज करना चाहिए? 85.8 रिलीज करना चाहिए। लेकिन जब भी बेंजीन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसकी रिलीज एनर्जी 85.8 नहीं आती है। उसकी एनर्जी कितनी आती है स्टूडेंट्स? 49.8 किलो कैलोरी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन में 36 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी हमें बाहर मिलनी चाहिए वो कम मिल रही है। तो बेंजीन में कहीं ना कहीं 36 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम हो जाती होगी। कहां पर? ऐसा क्या हो रहा है बेंजीन में जो बेंजीन आइडियली 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी छोड़ना चाहिए, बल्कि वो 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी ही छोड़ रहा है। तो 36 किलो कैलोरी एनर्जी कहां गई? क्या हो रहा है ऐसा? क्या हो रहा है ऐसा? तो इसका आंसर है कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। तो इसको आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे ना तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताऊं। ध्यान से देखो, बेंजीन का आइडियल स्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिकल, वो स्ट्रक्चर तो ये है, ये या ये तो उसके थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है। तो होता क्या होगा? बेंजीन में डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता होगा? ये आप अगर उसे गर्म करेंगे, आप उसे थर्मल एनर्जी देंगे, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो आप जो एनर्जी देंगे वो एनर्जी गेन करके बेंजीन पहले या तो इसमें स्टेबिलाइज होगा, कन्वर्ट होगा, और फिर वो पाई बॉन्ड टूटेंगे, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में से या तो इसमें, इस स्ट्रक्चर में से या तो इसमें जब वो कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस में वो 36 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल रिलीज 85.8। तो ध्यान से देखो, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है या तो ये है, तो डेफिनेटली वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 85.8 ही करेगा। लेकिन बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? ये है। तो ओवरऑल आप देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी में से वो क्या करेगा? पहले 36 किलो कैलोरी एनर्जी वो खुद खा जाएगा, ताकि वो इसमें या तो इसमें स्टेबिलाइज हो। उसके बाद वो 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम करके डेफिनेटली इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी? 85.8। लेकिन आप ओवरऑल नेट प्रोसेस देखो तो ऑलरेडी वो 36 कंज्यूम कर चुका है, अब 85.8 बाहर फेंक रहा है। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिकली कितनी बाहर मिली हमें? 49.8।
सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होते ही वो 36 खा गया ताकि वो इसमें या तो इसमें स्टेबलाइज हो सके। उसके बाद क्या, उसके बाद वो प्रोसेस करके इतनी रिलीज करेगा। तो 36 ऑलरेडी ले ली, 85.8 छोड़ रहा है, तो कुल मिलाकर नेट कितनी हुई, 49.8 हुई। तो जितनी एनर्जी उसने स्टेबलाइज माने लोकलाइज होने में कंज्यूम की, वो एनर्जी ही क्या है, वो एनर्जी ही हमारी रेजोनेंस एनर्जी है। तो थियोरेटिकली इतनी मिलनी चाहिए, प्रैक्टिकली इतनी मिल रही है। इसका मतलब है इन दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी बेंजीन या तो इसमें स्टेबिलाइज या तो लोकलाइज होने में कन्वर्ट कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो ये एनर्जी ही क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये एनर्जी ही हो जाएगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी। This energy will be what? This energy will be the resonance energy. ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से रिलीज होने वाली हीट माने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल प्रूफ जिससे हम कह सके कि बेंजीन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, चलो ये आप जरूर से लिख लें, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। वो कोई भी स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज होकर के रिएक्शन देगा, इसके ऊपर हम दिमाग नहीं लड़ाएंगे। और हाँ, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है शुभांगी, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू भी, और इट्स अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कहीं ना कहीं ये वैल्यूज आपको याद कर लेंगे। लिख लिया हो तो आप प्रोसीड लिख देना स्टूडेंट्स, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। Resonance is shown with साइन। ध्यान रखना, रेजोनेंस का जो साइन है वो क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है उन दोनों के बीच में आपको ऐसा साइन दिखाना है। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये रिवर्सिबल का एरो है, सिर्फ एक साइड पर एरो हेड ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी रिवर्सिबल का एरो है नहीं। ये क्या है, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर्स ए एंड बी, बेंजीन के रिस्पेक्ट से मैं यहां बात कर रहा हूं, ए एंड बी ब्रैकेट में लिखता हूं बेंजीन। स्ट्रक्चर्स ए एंड बी आर अनरियल या तो हाइपोथेटिकल या तो रेजोनेटिंग या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो ए और बी है, ए और बी
ये ए है, ये बी है। तो ए और बी को क्या कहेंगे? अनरियल स्ट्रक्चर कहेंगे, उनको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, और एक और वर्ड है, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर सी, इसमें से जो बनता है वो होता है स्ट्रक्चर सी, इज कॉल्ड रियल और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये रेजोनेटिंग है, और ये जो बनता है ये सी, ये इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। तो उसको हम क्या कहेंगे? या तो रियल स्ट्रक्चर कहेंगे या तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे। ये हाइपोथेटिकल है, उसके लिए और वर्ड भी यूज होता है, इसे इमेजिनरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट। अब ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओजोन में पाई जाती है, ये स्थिति ऐसा नहीं है कि बेंजीन में पाई जाती है। फिर धीरे 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 करके पता चला कि ये स्थिति बहुत जगह पर पाई जाती है, तो फिर उसका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच निकालना जरूरी बन गया। ये तो हाइपोथेसिस दी थी कैक्युले ने कि ये जो दो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन उसका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच डेवलप किया गया और फिर वो पता चला कि ऐसा कब होता है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ स्पेस में पैरेलल होती है। तो पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है कि इन दो ऑर्बिटल के बीच में ही ओवरलैपिंग रहेगा। होता यह है कि पास पास पड़ी हुई पैरेलल ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ किसी भी लेवल पर ओवरलैप कर सकती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2। आपको पता है कि इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो ब्यूटा आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो ये बनेगा ब्यूटा 1,3 डाई। अब देखा ये गया कि इसमें ये पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 133 pm होनी चाहिए, इसमें 133 pm होनी चाहिए, और इसकी क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड है तो 154 pm होनी चाहिए। बोलो। लेकिन none of these bond length is found 133 or 154. Actual bond length is found to be nearly 142 picometer. ऐसी बॉन्ड लेंथ हमें प्रैक्टिकली मिलती है। माने क्या? ये 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का, 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वो 1 और 2 के बीच का और 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस 133 मिलना चाहिए, और 2 और 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? C2 C3 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 154। लेकिन ऑल दिस बॉन्ड लेंथ्स आर नीदर फाउंड 133 154 बट फाउंड टू बी यूनिफॉर्म नियर अबाउट 142 पिकोमीटर हमें मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस यहां पर भी है। रेजोनेंस क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर भी है। तो फिर इसका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच निकालना जरूरी बन गया।
तो फिर हम कैसे इसका क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बना लेता हूं ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या मैं हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख लूं, आपको आ जाना चाहिए वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप से ही। जो कार्बन है तो कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो ये sp2 में है, ये sp2 में है, ये sp2 में है और ये भी sp2 में है। ठीक है, चलो तो ये कार्बन इस कार्बन से जोड़ लिया, इसके साथ दो हाइड्रोजन बना लिए। देखो स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है तो ये हो गया एक हाइड्रोजन और ये हो गया कार्बन। ठीक है, अब ये देखो 120 डिग्री एंगल पर दिखा रहा हूं सब कुछ। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा छोटा दिखा देता हूं, सब यूनिफॉर्म लगेगा। बोलो क्लियर है। अब ये कार्बन भी sp2 में है तो ये कार्बन के भी बॉन्ड जो दिखाऊंगा वो 120 पर दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, दिख रहा है 120 पर। और ये जो कार्बन है वो भी sp2 में है तो ये भी 122 पर दिखा दिया। बताओ अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सारे sp2 है तो सबकी क्या होगी बताओ, एक एक 2pz ऑर्बिटल बची पड़ी होगी। बोलो इन सब में क्या होगा, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सभी कार्बन, ये sp2 से ओवरलैप हुआ तो ये कार्बन इस कार्बन के प्लेन में आ गया। ये दो एक दूसरे से sp2 से ओवरलैप्ड है तो ये कार्बन भी एक दूसरे के प्लेन में आ गए। और ये कार्बन भी sp2 ओवरलैप है तो ये कार्बन भी इस कार्बन के प्लेन में आ गया। तो एक्चुअल में ये सारा पूरा सिस्टम प्लेनर है। याद करो पूरा एक पीरियड मैंने आपको बताया था कि प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या हो गए प्लेनर, ये क्या हो गया प्लेनर, और इन दोनों के बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो दोनों एक दूसरे के प्लेन में आ जाएगा। तो एंटायर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एंटायर मॉलिक्यूल हो जाएगा प्लेनर। अब देखो होता यह है कि इन दोनों के बीच में पाई ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा। अब क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ये बोलता है कि यहां पर इन दोनों के बीच में ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड बना। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकता है। तो होगा क्या कि ये पूरी सिस्टम अंदर अंदर ओवरलैप करेगी। माने क्या कि ये पूरी सिस्टम के ये सभी ऑर्बिटल्स जो है ना, ये सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो दिस ऑल ऑर्बिटल्स साइमल्टेनियसली क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। और ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये दो और ये दो कार्बन के बीच में लोकलाइज्ड नहीं रहेंगे। वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी चार कार्बन के ऊपर क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ओवरलैप अगर पॉसिबल है, इन दोनों का ओवरलैप अगर पॉसिबल है तो इन दोनों में क्या बुराई है। क्यों, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल भी तो प्लेन में सॉरी स्पेस में एक दूसरे के साथ पैरेलल ही है तो इन दोनों के बीच में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा। तो ऑल टुगेदर ओवरलैपिंग क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल होने की वजह से ओवरलैपिंग हो पाएगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड नहीं रहेंगे। दैट विल बी शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। एंड ड्यू टू दैट रीजन आप लिख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सभी जगह पर क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ये कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। इतना लिख लो, फिर मैं बेंजीन का एग्जांपल लेकर आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं।
भाई देवम, तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि हर एक सब्सटेंस और मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है। इतना लिख लिया हो तो फिर प्रोसीड लिख लेना आप। चलिए, कुछ कुछ क्लासेस बैक चले जाएंगे आप, तो आपको बेंजीन के ऐसे दो स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ये सभी कार्बन बेंजीन में आपको पता है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सभी कार्बन के ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर 2pz ऑर्बिटल होगी ही होगी। तो अगर आप ये दो ऑर्बिटल का एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे इस तरह से, तो बेंजीन का आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, बताओ। और अगर आप इस तरह से पाई और pz ऑर्बिटल का ओवरलैप करेंगे तो फिर आपको बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा होगा बताओ। फैक्ट क्या है कि अगर ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दो ऑर्बिटल भी तो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये दो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इनके बीच में भी ओवरलैपिंग होता ही होगा, इनके बीच में भी होता होगा। सेम वे यहां आ जाओ कि ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, तो ये दो भी तो एक दूसरे से पैरेलल है, ये दो भी एक दूसरे से पैरेलल है और ये दो भी एक दूसरे से पैरेलल है। तो होता यह है कि जितनी भी पैरेलल ऑर्बिटल्स होती है वो सारी पैरेलल ऑर्बिटल्स एक साथ ओवरलैप करती है, और ये 3 पाई बॉन्ड्स के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स ने क्या कर लिया है, अब ओवरलैप कर लिया है। तो दिस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर अमॉन्ग्स दिस 6 कार्बन एटम्स, एंड ड्यू टू दैट रीजन क्या होता है कि ये 3 पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, ये 3 पाई बॉन्ड्स के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, जबकि प्रैक्टिकली सभी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने की वजह से वो लोकलाइज्ड रह नहीं पाते। तो क्या होता है, वो सभी ऑर्बिटल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और यही जो आपको दिख रहा है ना, this is only is what you know, this is only is nothing but resonance। ठीक है, लिख लो।
फिर आगे जाकर के ये मॉलिक्यूल भी स्टडी किया गया, इसमें भी एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, यहां है यहां है। अगर आप चाहे तो इसका नाम बना सकते हैं, ये है पेंटा 1 2 3 4 5, तो ये है पेंटा 1,4 डाइईन। लेकिन यहां पर नोटिस करने पर ये पता चला स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 133 है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 133 है, ये बॉन्ड लेंथ है वो 154 है, ये बॉन्ड लेंथ है वो सम 154 है। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही पाया गया। इसका मतलब है कि यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, पता है? क्योंकि इसमें सारी p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है, उसमें बीच में ब्रेक आ जाता है। क्यों ब्रेक आ जाता है देख लो स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये क्या है पता है, ये sp3 है। तो इन दो कार्बन के बीच में पैरेलल pz ऑर्बिटल होगी, इन दो कार्बन के बीच में पैरेलल pz ऑर्बिटल होगी, लेकिन ये बंदा जो बीच में पड़ा है ना, उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ही नहीं होगी। बताओ, तो ये pz इसके पास, pz इसके पास नहीं, इसके पास pz नहीं होगी, फिर pz, माने पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर आपको कंटिन्यूअस pz मिल ही नहीं रही है, पैरेलल ऑर्बिटल मिल ही नहीं रही है। अगर आपको अनहाइब्रिडाइज्ड पैरेलल ऑर्बिटल नहीं मिलेगी तो क्या होगा बताओ, तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा। सो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, नो रेजोनेंस। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप मुझे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ये भी पेंटा ही है, चेक करो, ये है पेंटा 1 2 3 4 5, ये है पेंटा 1 3 डाई। क्या इसमें रेजोनेंस होगा मुझे बताओ, Y और N? गुड, करेक्ट आंसर, इसमें रेजोनेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पे इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, इसके पास pz है, इसके पास pz है, इसके पास है, इसके पास है। इन शॉर्ट इनके पास pz, मैं तो आइडियली ऐसे लिख रहा हूं, pz कोई भी p हो सकती है, तो ये इन चारों के पास कंटिन्यूअस क्या है बताओ, ये चारों के पास कंटिन्यूअस पैरेलल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इनके बीच में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है। इसे छोड़ दे, लेकिन यहां से यहां तक तो होगा ना, तो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा मुझे बताओ। Y और N, चलो I want more and more students to participate. देखो स्टूडेंट्स, ये पाई बॉन्ड है और इसके पास भी पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है, पैरेलल ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। ये पाई बॉन्ड, इसके पास तो दो है, दो में से कोई एक पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल तो इसके साथ पैरेलल हो ही जाएगी। इसके पास दो पाई बॉन्ड है, जिसमें से एक पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक तो पैरेलल होगा।
तो यहां से यहां पैरेलल, यहां से यहां पैरेलल, तो पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बताओ लास्ट स्ट्रक्चर, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? Y और N, गुड, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। क्या इसमें रेजोनेंस होगा Y और N? चलो अब इसके पास क्या है बताओ, इसके पास तो पैरेलल p ऑर्बिटल होगी, इसके पास तो पैरेलल p ऑर्बिटल होगी, लेकिन ये बंदा sp3 वाला है, ये बंदा sp3 वाला है, तो इसके पास तो p ऑर्बिटल होगी ही नहीं अनहाइब्रिडाइज, क्योंकि चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेती है, तो कोई भी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगी नहीं, तो फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्लैरिटी आ रही है सब लोगों को? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? Y और N, गुड, आंसर शुड बी Y, क्योंकि इसमें pz ऑर्बिटल पैरेलल या तो y ऑर्बिटल पैरेलल होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो कहीं ना कहीं सभी कार्बन के ऊपर आपको कोई ना कोई p ऑर्बिटल मिल ही जाएगी जो पैरेलल होगी। अच्छा आप बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? लेट मी नो, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? थोड़ा सोच कर जवाब दीजिए। क्या रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या आपको p ऑर्बिटल्स पैरेलल दिख रही है? तो ध्यान से, ये क्या है, इसकी ऑर्बिटल्स पैरेलल है, ये क्या है, ये sp3 है, ये ऑर्बिटल पैरेलल है, ये ऑर्बिटल पैरेलल है, तो ही ओवरलैप हो रहा है, तो ये दिस मच पार्ट क्या है, ये एंटायर पैरेलल होगा, तो डेफिनेटली इसमें रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल पर नहीं फैलेगा, यहां से रुक जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक तो रेजोनेंस होगा। इसका आंसर यस आएगा। क्यों नो लिखा आप लोगों ने? अब समझ में आया सब लोगों को? जिन जिन लोगों ने नो लिखा उन्होंने क्या सोचा, पता है कि ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा एक काम करते हैं, बैक जाते हैं, हाँ, इस मॉलिक्यूल में हमने क्यों टिक किया है कि इसमें क्यों रेजोनेंस हो रहा है बताओ? ये देखो सेकंड मॉलिक्यूल, इसमें तो हमने लिखा है ना कि रेजोनेंस हो रहा है, भले मॉलिक्यूल का ये पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, लेकिन ये चार एटम तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो दैट इज द मैसेज इन दिस कि ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन ये चार एटम तो पार्टिसिपेट करेंगे ना रेजोनेंस में। अब क्लियर हुआ? मेंशन करो चैट बॉक्स में क्लियर। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो फिर ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसे तो अभी और आगे जाना है, बहुत हमें काम करना है।
क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ये मान लो ए है, ये बी है, चलो तीनों के कलेक्टिव आंसर बताओ। ए डैश वाई एन जो लिखना है लिख लो, बी डैश वाई एन जो लिखना है लिख लो, सी डैश वाई एन जो लिखना है लिख लो। चलो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये होगा y, ये होगा n और ये होगा y। आपका क्या आंसर है? बन रहा है सही आंसर? y n y should be the answer। क्यों ऐसा? बी में गड़बड़ कर रहे स्टूडेंट साहब। ये sp2 है, ये sp2 है, फिर ये तो sp3 आ गया ना, फिर ये sp2 है, ये sp2 है और फिर ये sp3 आ गया। तो यहां से यहां जाओगे तो ये बीच में लड़ेगा और यहां से यहां जाओगे तो भी ये बीच में प्रॉब्लम करेगा, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अब इसको देखो, ये है sp2, ये है sp2, ये है sp2, ये है sp2, ये है sp3, ये है sp3। भले ही पड़े रहे ये sp3, लेकिन ये सारे तो करेंगे। चेक करो, अब इसको देखो, ये है sp2, ये है sp2, ये है sp2 और ये है sp2, तो ये सारे ही sp2 में है, तो डेफिनेटली रेजोनेंस होगा इसमें। क्लियर हुआ सब लोगों को? चैट बॉक्स में मेंशन करो। आ गया समझ में सब लोगों को? भाई आप इंटरेक्शन करोगे तो ही आप सीख पाओगे और तो ही मैं समझ पाऊंगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हुआ आपको मैसेज पास ऑन करने में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज व्हाट। मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपको आज की डेट में कम से कम 100 बार बोलना है। अब मैं अगर ये ऐसा आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो आप समझ लेना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है? चलिए, रेजोनेंस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव ओवरलैपिंग of parallel p orbitals। और d ऑर्बिटल भी हो सकती है, लेकिन जनरली p हो सकती है, और p ही हो ऐसा भी जरूरत नहीं है, जनरली p होती है, जनरली, इसलिए मैंने p लिखा है। वो कोई भी हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट पैरेलल ऑर्बिटल्स, इट इज ओवरलैपिंग ऑफ, एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जाए उसके बाद, एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जाए उसके बाद जो पैरेलल ऑर्बिटल होगी। अब एक बात बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट्स कि पैरेलल ऑर्बिटल
तभी ओवरलैपिंग करेगी जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड तो बन ही चुका होगा। आप समझ सकते हैं इतना। तो पैरेलल ऑर्बिटल का इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही क्या है स्टूडेंट्स? रेजोनेंस है। इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आया और आर यू कन्विंस्ड और नॉट, ये मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करो। कन्विंस्ड लिख लो अगर आप कन्विंस्ड है तो। और मैंने बोला है इसलिए लिख नहीं देना है, आप अपने आप से कन्विंस्ड हो, वो जरूरी है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? मैंने बोला है इसलिए आपको लिख देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि कन्विंस्ड लिख दो तो सबने छाप दिया कि कन्विंस्ड। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि ये रेजोनेंस एक्चुअली है क्या? तो पैरेलल ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहीं पर लोकलाइज रहे। बाजू में पड़ी हुई एम्प्टी ऑर्बिटल या बाजू में पड़ी हुई और पैरेलल ऑर्बिटल के साथ भी वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है। तो जितनी डिस्टेंस तक वो ओवरलैप कर लेगी उतने डिस्टेंस तक वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे? डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे। यही फिनोमिना क्या है? यही फिनोमिना रेजोनेंस है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज्ड न रहना, फिर से बार बार डिफरेंट टाइप से मैसेज देता रहा हूं आपको, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का लोकलाइज्ड न रहना बल्कि वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूटेड रहना क्या कहलाएगा? डीलोकलाइज्ड रहना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहना, फैला हुआ रहना क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है? कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज्ड रहना वो अलग बात है, लेकिन ऐसी ऑर्बिटल्स पैरेलल मिल जाए बहुत सारी तो ये सारी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेगी और ये सारी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, तो उसे रेजोनेंस कहेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक हो जाना, लोकलाइज्ड हो जाना ऐसा नहीं होता है। जब भी पैरेलल ऑर्बिटल्स आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में या पर्टिकुलर एटम पे लोकलाइज नहीं रहते हैं, उसके बाजू में अगर उसको कोई पैरेलल ऑर्बिटल मिल गई तो वो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें भी शेयर हो जाते हैं, उसमें भी लोकलाइज्ड हो जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक से समझ में आया? चैट बॉक्स में मेंशन करो कि सर क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया ना अब तो? चलो ओके। अब मैं आई एम गोइंग टू फिनिश दिस क्लास ऑफ फॉर टुडे, ठीक है? लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सेंटेंस बोल के जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। इससे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये जो मैं फिनोमिना बोलने जा रहा हूं उसके ऊपर मैंने दो लेक्चर लिए हैं, 2 लेक्चर, 1.5 आवर और इवन मोर के 2 लेक्चर्स लिए हैं। आज का एक लेक्चर रेजोनेंस के ऊपर और वो 2 लेक्चर का रेजोनेंस, समझ रहे आप? वो 2 लेक्चर और ये लेक्चर का अगर मैं मिक्सिंग करूं, रेजोनेंस करूं और मैं एक सेंटेंस बोलूं और वो सेंटेंस बोलने के बाद आज की क्लास में खत्म कर दूंगा, वो
क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और स्पेशली वो सेंटेंस आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, वो भी मुझे बताना। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप अपने आप से कुछ चीजें कितनी डाइजेस्ट करते हैं, कितनी समझने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट। हर बात मुझे समझानी पड़े उससे बेटर मैं चेक करना चाहूंगा कि मैं एक सेंटेंस यहां से डिलीवर करूं और आप खुद उससे कितना समझ पाते हैं। चलो तो सुन लो वो सेंटेंस, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन इट, क्लास के बारे में एंड डेफिनेटली अबाउट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, चलो। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस। Keep learning, enjoy chemistry. Jai Hind.